पंचों की चारपाइयां चबूतरे पर पड़ी थीं। पूर्व विधायक रिछपाल सिंह, ग्राम प्रधान त्रिलोकचंद, प्रभु नंबरदार, स्वरूप नंबरदार, विद्याराम और लालचंद आदि गांव के जिम्मेदार लोग उन चारपाइयों पर बैठे हुक्का पी रहे थे। उनके पास ही पूनम का नाना सीसराम भी बैठा था। पंचायत की कार्रवाई शुरू हुई। रिछपाल सिंह ने खड़े होकर कहना शुरू किया, सीसराम को इस गांव में रहते 40 साल हो गए हैं। वह रिश्ते में इस गांव का दामाद है। इसी नाते यहाँ के हर आदमी ने उन्हें पूरा सम्मान दिया। आज सीसराम भी हमारी तरह ही इस गांव का निवासी है। उनकी बेटी रेशल इस गांव की बेटी भी है और मेहमान भी। रेशल मायके आई हुई थी, अतः उसकी और उसके बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस जिम्मेदारी को निभाने के बजाय हमारे ही गांव का कोई दरिंदा रेशल की मासूम बेटी पूनम की जान का दुश्मन बन गया है। यह कलंक हम सबके माथे पर है। हम अगर एक मासूम बच्ची की हिफाजत नहीं कर सके तो अपनी बहू बेटियों की हिफाजत कैसे करेंगे। एक पल रुककर रिछपाल सिंह आगे बोले, 20,000 की आबादी वाले इस गांव में पढ़े लिखे लोगों की प्रतिशत 60 से कम नहीं है। यहाँ के 20% लोग राजधानी दिल्ली में नौकरी करते हैं। डाकखाना, इंटर कॉलेज, बैंक और सिनेमा जैसे विकास के प्रतीक इस गांव में मौजूद हैं। ताज्जुब है कि ऐसे विकासशील गांव में भी अंधविश्वासी लोग मौजूद हैं। आज भी नरबली जैसी बेहूदी बातों पर विश्वास किया जाता है। यह कलंक है इस गांव के लिए। यह कलंक तभी मिट सकता है जब आप सब जाति, धर्म और संबंधों को भूलकर पूनम के हत्यारों को खोजें और उसे सख्त सजा दिलाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे इस गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मेरी बात के पक्ष में न हो। सभी लोगों ने कहा, हम सब सहमत हैं, हम पूनम के हत्यारों को खोजेंगे। रिछपाल सिंह की बात खत्म होने के बाद ग्राम प्रधान त्रिलोकचंद ने खड़े होकर कहा, मैं इस गांव का प्रधान होने के नाते सबसे पहले कसम लेता हूं कि पूनम के हत्यारों को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आप सब भी ऐसी ही कसम लीजिए और यह सोचकर लीजिए कि अगर पूनम का हत्यारा हम में से किसी का बाप या भाई भी होगा तो हम अपनी कसम को टूटने नहीं देंगे। ग्राम प्रधान के आह्वान पर गांव के एक एक आदमी ने खड़े होकर कसम ली। उसी समय से सारा गांव पूनम के हत्यारे की खोज में लग गया। चिरौड़ी गांव की यह पंचायत 21 सितंबर की रात को बैठी थी। इससे 2 दिन पहले ही 8 वर्षीय पूनम की हत्या हो गई थी। पूनम चिरौड़ी निवासी सीसपाल की बेटी रेशल की बड़ी बेटी थी। रेशल का विवाह थाना सिंभावली के गांव दतियाना में हुआ था। उसका पति जय किशन सेना में था और शिमला में तैनात था। रेशल अपनी तीनों बच्चों के साथ अकेली ही गांव में रहती थी। मार्च महीने की बात है। सीसराम के हाथ पैर पर फालिस का असर हो गया था। रेशल को पता चला तो वह अपने मायके चिरौड़ी चली आई ताकि पिता की सेवा कर सके। तब से वह और उसके बच्चे चिरौड़ी में ही रहने लगे। 18 सितंबर 1991 की शाम की बात है। पूनम बच्चों के साथ गली में खेल रही थी। लगभग 6:30 बजे वह न जाने कहां गायब हो गई। देर रात तक पूनम का कोई पता न चल सका। अगले दिन भी कुछ पता न चला। खोज जारी रही। अड़ोस पड़ोस के गांव मेवला, खड़खड़ी, सरौली, सकलपुर, सिमराजी, निठौरा आदि सभी गांव खोज मारे, लेकिन पूनम कहीं नहीं मिली। निराश होकर 19 सितंबर की दोपहर को 1:30 बजे सीसराम ने गाजियाबाद के थाना लौनी में पूनम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। चिरौड़ी गांव के लीलू ने जिलहरी गुजर के खेत में बटाई पर अरहर और सन बो रखी थी। लीलू की भैंस ब्याई थी। बच्चा देने के तुरंत बाद भैंस को चिकने पत्तों वाला चारा खिलाया जाता है। 19 सितंबर को लगभग 4 बजे लीलू अपनी भैंस के लिए सन के पत्ते लेने अरहर के खेत में पहुंचा तो खेत के बीच में उसने एक बच्ची की लाश पड़ी देखी। लीलू पहचान गया कि यह सीसराम की देवती की लाश है। वह उल्टे पांव लौटा और यह बात सीसराम को बताई। मोहल्ले के कुछ लोगों को लेकर सीसराम तुरंत अरहर के खेत में पहुंचा। लाश पूनम की ही थी। उसका गला कटा हुआ था। सीसराम तुरंत थाना लौनी गया और इस मामले की सूचना इंस्पेक्टर BM मिश्रा को दी। इंस्पेक्टर मिश्रा सब इंस्पेक्टर सत्यदेव यादव के साथ लेकर घटनास्थल पर जा पहुंचे। वहां लाश के पास 13 लौंग और 2 मिर्चें मिली। इससे यही लगा कि पूनम की बलि चढ़ाई गई थी। पंचनामे के बाद पुलिस ने पूनम की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस जांच तो जारी थी और साथ ही गांव वाले भी हत्यारे की खोज में लगे थे। पंचायत के बाद पूनम के ताऊ रामकिशन ने रिछपाल सिंह को बताया कि जिस जगह पूनम की लाश मिली थी उससे कुछ दूरी पर भी खून पड़ा था। इसका मतलब था कि पूनम की हत्या वहां नहीं की गई थी जहां लाश मिली थी। 21 सितंबर की सुबह रिछपाल सिंह, ज्ञानचंद, बबली और रामकिशन को साथ लेकर जिलहरी के खेत में पहुंचे।
जिस स्थान पर पूनम की लाश मिली थी उससे थोड़ी दूर पर काफी मात्रा में खून पड़ा था। इससे उन लोगों को यही लगा कि पूनम की हत्या उसी जगह की गई थी। जिस समय वे लोग उस स्थान का निरीक्षण कर रहे थे उसी समय बबली की निगाह वहां पड़ी एक पर्ची पर पड़ गई। बबली ने वह पर्ची उठाकर रिछपाल सिंह को दे दी। रिछपाल सिंह ने पर्ची खोलकर देखी। पर्ची ब्रह्म सिंह की दुकान की थी और पाले के नाम थी। उस पर लिखा था 20/8/91 से 16/9/91 तक 90 रुपए काटकर 319 रुपए बाकी। रिछपाल सिंह ने वह पर्ची अपने पास रख ली। पर्ची मिलने से उन लोगों को हिम्मत कुछ और बढ़ी। उन सब ने आसपास के खेतों में खोजबीन की तो पास के ज्वार के खेत में एल्यूमिनियम के किसी डिब्बे का ढक्कन और एक लिफाफा पड़ा मिला। लिफाफा खून से सना हुआ था और उसमें 3-4 हरी मिर्च थी। गांव लौटकर रिछपाल सिंह अपने साथियों के साथ सीधे ब्रह्म सिंह की दुकान पर पहुंचे और उसे अरहर के खेत में मिली वह पर्ची दिखाई। ब्रह्म सिंह ने बताया कि पर्ची उसी के हाथ की है और उसने 2 दिन पहले वह पर्ची पाले को दी थी। ब्रह्म सिंह ने अपना खाता भी रिछपाल सिंह को दिखाया। पाले के खाते में 20/9/1991 तक 409 रुपए की कीमत का सामान चढ़ा हुआ था। इस अवधि में उसने 90 रुपए जमा भी किए थे। इस तरह 90 रुपए निकालकर 319 रुपए की रकम उसकी ओर बचती थी। इस पर्ची के मिलने से शक की सुई धर्मपाल सिंह उर्फ पाले की ओर घूम गई। धर्मपाल सिंह आवारा किस्म का युवक था और गांव में काफी बदनाम भी था। वह रहता भी उसी मोहल्ले में था जिसमें शीशराम का घर था। उसके और शीशराम के घर की एक दीवार भी मिली हुई थी। पाले ने अपने मोहल्ले की कई लड़कियों से छेड़छाड़ की थी। उसने एक बार शीशराम के बेटे लीलू की पत्नी से भी बदतमीजी करने का प्रयास किया था। तब दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। इन बातों से पाले पर शक और भी बढ़ा। वह पिछले कई महीनों से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दिल्ली की बस्ती घोड़ा मौजपुर में अपने साले के घर पर रह रहा था। दिल्ली में ही उसने कोई नौकरी भी कर रखी थी। धर्मपाल सिंह के भाई भी दिल्ली में ही रहते थे। गांव में धर्मपाल की बहन बलवीरी भी रहती थी। धर्मपाल सप्ताह में 1-2 चक्कर गांव में लगा जाता। रिछपाल सिंह ने शीशराम को बुलाकर पर्ची की बात बताई तो उसे भी धर्मपाल पर शक हुआ। शीशराम ने यह भी बताया कि सिंगौली गांव के सुखवीर और बिरभू ने उसे बताया है कि उन्होंने 18 सितंबर की शाम को पुलिया के पास धर्मपाल को एक बच्ची को अपने साथ ले जाते देखा था। उस समय वे अपनी साइकिलों से दिल्ली से अपने गांव लौट रहे थे। रिछपाल सिंह ने गांव की मस्जिद के लाउड स्पीकर में से ऐलान कर दिया कि उनके घर में इसी समय पंचायत बैठेगी। सब लोग तुरंत पहुंचे। घंटा भर में ही गांव के लोग रिछपाल सिंह के घेर में इकट्ठा हो गए। पंचायत शुरू हुई तो रिछपाल सिंह ने कहा, शक की सुई धर्मपाल उर्फ पाले की तरफ घूम रही है। सच्चाई का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ करना जरूरी है, लेकिन वह गांव में नहीं है। मेरे विचार से कोई 2 लोग तैयार किए जाएं जो धर्मपाल के करीबी हों और जिन पर वह विश्वास करता हो। वो लोग दिल्ली जाकर किसी भी तरह बहला फुसलाकर उसे गांव ले आए। पंचायत ने तय किया कि यह काम ईश्वर और सूरत करेंगे। ईश्वर धर्मपाल का बहनोई था और सूरज रिश्ते का भाई। सूरत और ईश्वर इस कार्य को करने के लिए तैयार हो गए। तो उन दोनों को पंचायत के सामने कसम दिलाई गई कि सारी बातें गुप्त रखते हुए जैसे ही भी संभव होगा धर्मपाल को गांव लाएंगे। सूरज और ईश्वर उस दिन दिल्ली चले गए। रात को वे दोनों दिल्ली में ही रुके। अगले दिन सुबह ही वे लोग धर्मपाल के पास जा पहुंचे। चाय नाश्ता और बातचीत में दोपहर हो गई। दोपहर को ईश्वर बोला, हम तो यह सोचकर आए थे कि तुम्हारे साथ बैठकर कुछ खाएंगे पिएंगे। धर्मपाल कहने लगा, मैंने कब मना किया है, चलो। धर्मपाल तैयार हो गया तो ईश्वर और सूरत उसे लौनी बॉर्डर के एक ठेके पर ले गए। तीनों ने वहीं बैठकर शराब पी। तब तक दोपहर ढल चुकी थी। नशा काफी गहरा था। तो ईश्वर धर्मपाल से बोला, चलो गांव चलते हैं, आज रात को भी जश्न मनाएंगे। धर्मपाल नशे में था। वह गांव चलने को तैयार हो गया। शाम होते होते ईश्वर और सूरज धर्मपाल को साथ लेकर गांव लौट आए। उसी रात फिर पंचायत बैठी। धर्मपाल को पंचायत में लाया गया। तब तक उसका नशा काफी हद तक कम हो गया था। भरी पंचायत के सामने धर्मपाल को कसम देकर रिछपाल सिंह ने पूछा, मैं तुम्हें जो पर्ची दिखा रहा हूँ क्या वह तुम्हारी ही है? धर्मपाल ने पर्ची को उलट पलट कर देखा और बोला, हाँ, यह पर्ची मेरी ही है। यह पर्ची हमें उसी जगह मिली है जहाँ पूनम का कत्ल हुआ था। क्या मैं पूछ सकता हूँ यह पर्ची वहां कैसे पहुंची? धर्मपाल के चेहरे पर सफेदी छा गई। पल भर की चुप्पी के बाद वह अपने आप को संभालते हुए बोला,
साफ साफ कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने बच्चों की कसम उठाई है, झूठ नहीं बोलूंगा। रिचपाल सिंह ने सपाट लहजे में पूछा, क्या पूनम के कत्ल में तुम्हारा हाथ है? धर्मपाल गर्दन झुकाकर बोला, हाँ, पूनम के कत्ल के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन मुझसे भी ज्यादा उसके कत्ल के लिए जिम्मेदार हैं रामनिवास और उसका बेटा देवराज। रामनिवास ने ही अपनी बेटी सरोज की खातिर पूनम की बलि चढ़ाई है। रामनिवास और देवराज का नाम सुनकर पूरी पंचायत चौंक उठी। इसकी वजह यह भी थी कि पूनम रिश्ते में रामनिवास की भांजी लगती थी। रिचपाल सिंह के अनुरोध पर धर्मपाल ने पूनम की हत्या की कहानी पंचायत को सुनाई। 17 सितंबर को दिल्ली से गांव आया था। उस दिन मैं दिल्ली से 2 पैक शराब पीकर चला। गांव पहुंचते पहुंचते दिन छिप गया। अभी मुझे आए थोड़ी ही देर हुई थी कि देवराज आ गया। वह मुझसे बोला, आज दिल्ली से ही लगाकर आए हो क्या? मैंने कहा, बस यूं ही मूड बन गया था। तो वह बोला, चलो घर चलो, थोड़ी और पीते हैं। तब तक अंधेरा हो गया। पीने पिलाने का समय था। मेरा मूड भी बना हुआ था। मैं देवराज के साथ चला गया। रामनिवास घर में ही था। मुझे देखकर रामनिवास खुश हुआ। उसने हालचाल पूछा और मुझे अलग कमरे में ले गया। बाद में देवराज उसी कमरे में 3 गिलास और 1 शराब की बोतल ले आया। पीने का दौर शुरू हुआ। हम लोग 2-2 पैक पी गए और नशा गहराने लगा तो रामनिवास भूमिका बंधाते हुए बोला, मैं बहुत परेशान हूँ धर्मराज। सरोज का इतना इलाज करा लिया, अस्पतालों में दिखाया और झाड़ फूक भी कराई, पर कोई फायदा नहीं हो रहा। हम दोनों बाप बेटों की सब कमाई उसी के इलाज में खर्च होती जा रही है। जवान बेटी का मामला है, कल को उसकी शादी करनी है, समझ में नहीं आता क्या करूं। मैंने पूछा, सुना है सरोज पर भूत प्रेत का साया है? तो रामनिवास तपाक से बोला, मत पूछो, बहुत भयानक जिन्न है, बहुत तंग करता है लड़की को, जीना हराम कर रखा है उसका। धर्मपाल कहने लगा, लेकिन तुम तो खुद ओझा हो, गांव भर में झाड़ फूक करते घूमते हो, लोगों के भूत उतारते हो, फिर तुमसे अपनी लड़की क्यों नहीं ठीक हो रही? रामनिवास कहता है, ठीक तो मैं कर सकता हूँ, पर परेशानी यह है कि उस पर जो जिन्न है वह किसी कुंवारी लड़की की बलि मांगता है। अब तुम ही बताओ, कहां से लाऊं मैं कुंवारी लड़की? यह बात मुझे कुछ अजीब सी लगी। मैंने सीधे कोई उत्तर न देकर केवल इतना ही कहा, कल तुम्हें सरोज की शादी भी करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो उसके लिए करना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता निकालो। रामनिवास बोला, और कोई रास्ता नहीं है, जिनसे पीछा छुड़ाने का, बलि तो देनी ही पड़ेगी। तुम अगर इस मामले में थोड़ी मदद कर दो तो मेरी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। इसके बदले में तुम्हें 1000 रुपए दूंगा और बढ़िया दावत भी। मैंने पूछा, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? रामनिवास बोला, तुम एक कुंवारी लड़की का इंतजाम कर दो, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। मैंने पूछा, लेकिन मैं लड़की लाऊंगा कहाँ से? देवराज ने कहा, यह हम बता देंगे। मैं उस वक्त नशे में था। वैसे भी मुझे 1000 रुपए बहुत बड़ी रकम नजर आ रही थी। मैंने हाँ कर दी और अपने घर चला आया। अगले दिन सुबह को मैं दिल्ली चला गया। मैं चाहता तो दिल्ली से लौटता ही नहीं, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत थी। इसी लालच में मैं गांव आज चला आया। अभी मुझे गांव आए थोड़ी ही देर हुई थी कि देवराज मेरे पास आया। उसने बताया कि शीशराम की देवती पूनम गली में पुलिया के पास अकेली खेल रही है, किसी तरह उसे ले आओ। मुझे रुपयों का लालच था। मैं घर से निकल पड़ा। गली में हल्का हल्का धुंधलका उतरने लगा था। मैं पुलिया के पास पहुंचा। पूनम वहां अकेली ही खेल रही थी। मैंने उससे कहा, अकेली खेल रही है बिटिया? पूनम बड़ी मासूमियत से बोली, बस अब घर जा रही हूँ मामा। इस पर मैंने उससे कहा, चल देवराज के घर से तुझे मिठाई दिलाता हूँ, वह अभी दिल्ली से लेकर आया है। भोली भाली पूनम बातों में आकर मेरे साथ चल दी। उस समय गली सुनसान थी। मैं पूनम को देवराज के घर ले गया। देवराज और रामनिवास घर में ही थे। मेरे साथ पूनम को देखकर बहुत खुश हुए। पूनम को तुरंत मिठाई देकर बहलाया गया। मिठाई खाकर वह घर के बच्चों के साथ खेलने लगी। मैं, रामनिवास और देवराज अलग कमरे में जा बैठे। बाद में जब पूनम ने घर जाने की जिद की तो उसे बहला फुसलाकर रोक लिया गया। रामनिवास ने शराब की बोतल खोली। हम तीनों पीने बैठ गए। रात के लगभग 12:30 बजे रामनिवास उठा। तब तक सरोज नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो गई थी। रामनिवास ने सरोज को कमरे के बीचों बीच बिठाया और सोती हुई पूनम को उसके सामने फर्श पर लेटा दिया। इसके बाद कुछ देर तक वह तंत्र मंत्र करता रहा। पूनम और सरोज की आरती उतारता रहा। जब उसका पूजा पाठ पूरा हो गया तो वह मुझसे बोला, तुम पूनम को साथ लेकर जिलहरी के अरहर के खेत में पहुंचो।
हम लोग आते हैं। मैं नशे में था। मैंने पूनम को कंधे पर डाला और जिलहरी के खेत में जा पहुंचा। उस समय मैं अकेला था और चारों ओर अंधेरा फैला था। शराब का नशा मुझ पर हावी था। मैंने सोचा पूनम को मरना तो है ही, क्यों ना मरने से पहले उसके साथ मन बहला लूं। मैंने प्रयास किया, लेकिन वह चीख पड़ी। उसकी चीख से मैं घबरा गया। मैंने देखा उसे खून बहने लगा था। तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं समझ गया कि रामनिवास और देवराज आ गए हैं। मैं रोती हुई पूनम को कंधे पर डालकर खेत के बाहर निकल आया। रामनिवास और देवराज मेड़ पर खड़े थे। रामनिवास बोला, अंदर चलो। हम लोग पूनम को लेकर खेत में चले गए। पूनम बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। उसके मुंह से सिसकियां निकल रही थी। खेत में जाकर रामनिवास के कहने पर मैंने पूनम को जमीन पर लेटा दिया। रामनिवास ने दिया जलाकर पूनम की आरती उतारी। दिए की हल्की रोशनी में पूनम ने पहली बार हमारे चेहरे देखे। उसके चेहरे पर भय छाया हुआ था। वह कुछ कहना चाहती थी हमसे, लेकिन डर की वजह से हिम्मत नहीं कर पाई। रामनिवास ने जेब से चाकू निकाला और मुझे और देवराज को इशारा किया। देवराज ने पूनम के हाथ पकड़े, मुंह बंद किया और मैंने उसके पैर पकड़े। उसी समय रामनिवास ने पूनम की गर्दन पर चाकू चला दिया। पूनम तड़पती हुई शांत हो गई। पूनम की गर्दन से खून बह रहा था। देवराज के हाथ में एल्युमिनियम का एक डिब्बा था। उसने डिब्बा पूनम की गर्दन पर लगा दिया। डिब्बा आधा भर गया। तब रामनिवास ने मुझे और देवराज से कहा कि लाश उठाकर दूसरी जगह डाल दो। हमने पूनम की लाश उठाकर वहां से कुछ दूरी पर डाल दी। मेरी जेब से पर्ची उस वक्त निकल कर गिर गई जब मैंने जेब से बीड़ी माचिस निकाली थी। पूरी पंचायत धर्मपाल की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। धर्मपाल ने आगे बताया, इस तरह पूनम की बलि चढ़ाने के बाद हम लोग रामनिवास के घर लौट आए। सरोज तब तक जाग रही थी। रामनिवास ने उसे सामने बैठाकर पूनम के खून से उसका तिलक किया और शरीर पर खून के छींटे मारे। वह कुछ तंत्र भी पढ़ रहा था। तब तक सब निबट गया। मैं तो अपने घर जाकर सो गया। 19 सितंबर की सुबह को मैं दिल्ली चला आया। धर्मपाल ने पंचायत के सामने अपना जुर्म स्वीकार किया था। रिचपाल सिंह ने रात में ही थाना लौनी को सूचना भेज दी। थाना प्रभारी बीएम मिश्रा और सब इंस्पेक्टर सत्यदेव यादव उसी समय चिरौड़ी पहुंचे और धर्मपाल को हिरासत में ले लिया। देवराज और रामनिवास को भी उसी समय पकड़ लिया गया। तीनों अभियुक्तों ने पुलिस को वह स्थान दिखाया जहां उन्होंने पूनम की हत्या की थी। पुलिस तीनों को पकड़कर थाने ले आई। थाने पर पूछताछ की गई। धर्मपाल ने पुलिस को भी सारी बातें उसी तरह बता दी जैसे पंचायत में बताई थी। उसने इंस्पेक्टर मिश्रा से यह भी कहा कि वह अदालत में इकबालिया बयान देना चाहता है। तीनों अभियुक्तों को 24 सितंबर 91 को गाजियाबाद के एसीजेएम श्री नारायण सिंह की अदालत में पेश किया गया। अदालत में भी धर्मपाल उर्फ पाले ने इकबालिया बयान देने की इच्छा जाहिर की। न्यायिक दंडाधिकारी श्री नारायण सिंह ने तीनों अभियुक्तों को मेरठ जेल भेजने का आदेश जारी करते हुए अभियुक्त धर्मपाल को इकबालिया बयान के लिए अगले दिन अदालत में पेश करने को कहा। उस दिन तीनों अभियुक्तों को मेरठ जेल भेज दिया गया। दूसरे दिन 25 सितंबर को धर्मपाल को पुनः अदालत पेश किया गया। धर्मपाल ने अपने इकबालिया बयान में सारी बातें बताई। इकबालिया बयान के बाद उसे मेरठ जेल भेज दिया गया। पूनम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अभियुक्त धर्मपाल के महापाप की भी पुष्टि हो गई। पुलिस अभियुक्तों के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और वह बर्तन बरामद नहीं कर सकी जिसमें पूनम का खून लाया गया था। सरोज का मेडिकल रिकॉर्ड देखने पर पता चला कि वह दिल की मरीज थी। गाजियाबाद और दिल्ली के कई अस्पतालों में उसका इलाज हुआ था, लेकिन सरोज का अंधविश्वासी एवं महामूर्ख बाप लाभ ना होने पर इसे भूत प्रेत का मामला समझ बैठा। दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, कोई गलत काम ना करें, ना ही गलत रास्ते पर चलें। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मुख्य उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जागरूक रहिए, सचेत रहिए, सावधान रहिए। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।